हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों सीटेट जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 7 जुलाई को, उसकी एक क्लास लेकर आए हैं। जो कि आज की हमारी क्लास रहेगी, एक प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं जिसमें हम 6 to 8 वाले मैथ एंड साइंस जो चैप्टर आता है, आपका जो टॉपिक है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। दोस्तों पेपर 2 के लिए हम आज एक क्लास लेकर के आए हैं, तो आप अच्छे से इसको देखेंगे और इसमें हम वही क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, ऑथेंटिक जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एग्जाम की फीलिंग आएगी और आपको इसमें से एग्जाम में मिलने के क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एग्जाम है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2, उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से जो मैथ एंड साइंस के क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों, गणित वाले और विज्ञान वाले, उनको आज हम आपके सामने हल कराएंगे। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से हल कीजिए दोस्तों, और देखिए कि अगर एग्जाम में बैठे होते तो इन क्वेश्चनों में से कितने हल आप खुद कर पाते। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आपका सीडीपी यानी बाल विकास के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सभी जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं उनके क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे, आज लेकर के चलेंगे, जो कि रहेगा हमारा क्या, गणित और विज्ञान। ठीक है, तो पेपर 2 जिनका है गणित और विज्ञान से, साइंस से है, तो वो हमारी क्लास को अच्छे से देखें और अपना जो है एग्जाम क्वालिफाई करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 91 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0। मैं मार्कर को थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ये बड़ा हो गया दोस्तों। एक मिनट रुकेंगे आप। इस यहां से दोस्तों आप हमसे जैसे ही क्लास को पूरा करके एग्जाम में बैठेंगे तो आपको फील होगा कि आपने बहुत कुछ अच्छे से सीखा है और हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में मिले हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस प्रकार का दोस्तों समीकरण आपको एग्जाम में दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उससे तुलना करनी है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से तुलना करेंगे दोस्तों। तो एक ही जगह पर कितना रखा है, ए का मान आपका हो जाएगा यहाँ से 1, बी का मान हो जाएगा दोस्तों कितना -1, और सी का मान हो जाएगा आप दोस्तों कितना 7। ए बी सी के मान आपने निकाल लिए। अब देखना है मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टे ए। तो बी का मान आपने निकाला है -1, प्लस 1 हो जाएगा, ए का मान 1 तो ए 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, तो होता है सी बट्टे ए। तो सी का मान कितना है 7, ए का मान कितना है 1, तो हो जाएगा 7। अब हमें हल क्या करना है दोस्तों, हमें हल करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए यहां से देखेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको दिया गया हो तो अल्फा प्लस बीटा का आप करेंगे होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, मान रखेंगे। यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों कितना निकाला आपने, 1 निकाला, 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 और -2 इंटू 7, तो हो जाएगा कितना 1 माइनस कितने 7 दूनी 14, 1 में से 14 घटेंगे तो बच जाएंगे -13, जो कि आपका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर है। आपका -13 किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 92 क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के पश्चात 4818 रुपए, 6 वर्षों के पश्चात 7227 रुपए हो जाती है, वह धनराशि कितनी। क्या निकालना दोस्तों, बतानी आपको कि वह धनराशि कितनी है जो कि वहां से ली गई थी। ठीक है, तो आपको ये कैसे निकाला जाएगा कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, कि धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो कैसे निकालेंगे आप, वो यहां से आपको बहुत ही डीपली अच्छे से समझना होगा। कैसे निकालेंगे, 3 वर्ष में कितनी हो रही है वो देखना है, 2 वर्ष में कितनी हो रही है वो देखना है, और वैल्यू निकाल करके रख देनी है हमें। ठीक है, तो आप यहाँ पर 4818 और ये हो रहे हैं दो मान आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों समय का अंतर लेंगे आप। ठीक है, समय का जैसे ही आप अंतर लेंगे आपका आंसर यहां से आएगा। देखिए दोस्तों क्या निकालना है, वह धनराशि निकालनी है।
धनराशि हमें पता नहीं है, तो अब कैसे बनाएंगे धनराशि को, तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होगी। तो जब बनाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे आप। देखिए दोस्तों, कितना दिया बड़ा मान, 7227 रुपए, ठीक है। 7227 बट्टे में कर दो, कितना दिया है, 4818, ठीक है। ऐसे लिखेंगे आप, इक्वल टू कितना करेंगे आप, फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर बटे 100 की पावर। अब पावर कैसे लगाएंगे, 6 और 3 का अंतर हो जाएगा 3, ठीक है। यहां से आप हल करेंगे तो आपका ये काटेंगे, तो ये कटने के बाद आपका आ जाएगा, ये इससे ये कटेगा तो 2 और ये 3, तो ये हल होके आ जाएगा यहाँ से 3/2, कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। मगर ये कितने वर्ष का हो गया दोस्तों, ये हो गया कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। पावर कितनी है, 3 है। तो यहां से आप देखेंगे कि 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितनी है, 3 है। और यहां पर मैं मूलधन का गुणा कर दूं तो बन जाएगा क्या, ये आपका 4818 आ जाएगा। आप यहां से हल करेंगे तो ये होगा आपका 4818। अब यहाँ पर जो ये मान दिया है 1 प्लस आर बटे की पावर 3/2, तो मैं 3/2 यहाँ पर रख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू पी बराबर 4818। तो पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4818 इंटू 2/3, 3 से गुणा करेंगे, भाग लगाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो आज का आ जाएगा ये 3212 रुपए, 3212 रुपए। आपने अच्छे से देखा दोस्तों, तो आपका कौन सा आंसर सही है, 3212 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 93, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे अब आप अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन कह रहा है, अगला है 93, 1815 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना, क्या बनाना है दोस्तों, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये जो संख्या दी गई है कितनी है, 1815 में क्या संख्या जोड़ी जाए, जोड़नी है, क्या जोड़ा जाए कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पता करना है कि ये जो संख्या है ये कौन सी वर्ग संख्या के नजदीक है। तो मैंने देखा दोस्तों कि ये जो संख्या है, मान लिया 90 का जो वर्ग होता है, 90 का वर्ग होता है कितना, 8100, उससे क्या है, ये बड़ी है, ठीक है। अब मैंने देखा 91 का वर्ग, 91 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 8281, कितना, 8281। मुझे लग रहा है ये इसके बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस लूंगा मैं। तो यहां पर मैंने लिखा कितना, कितना है ऑप्शन में दोस्तों, 81। मैंने यहाँ पर ये यहाँ लगाना है मुझे 1, ये नहीं है, ठीक है। 8115 को मैं यहाँ से घटाऊंगा तो मेरा यहाँ पर बच जाएगा कितना दोस्तों, 166। तो कितना जोड़ना होगा मुझे, 166, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में रखा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 94। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, निम्न समूह में कौन सा अवरोही क्रम में है। क्या देखना है आपको, अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है। अब अवरोही क्रम में ध्यान से देखेंगे आप कि इसमें से कोई भी एक ऑप्शन उठा लीजिए, ठीक है, और ऑप्शन उठाने के बाद हल कीजिए, सभी संख्याएं बराबर हैं और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप, मैंने लिया पहला 1/2 को मैं क्या लिखूंगा, 0.5, ठीक है। एक ये है 5/6, इसमें भाग लगाऊंगा तो ये आएगा 0.833। अगला है आपका कितना है दोस्तों, 7/8 है, ठीक है। ये होगा आपका 0.875। अब क्या पूछ रहा है, अवरोही क्रम पूछ रहा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। ये सबसे बड़ा है, पहले स्थान पर आएगा, उससे छोटा ये है तो दूसरे स्थान पर आएगा, ये उससे छोटा है तो ये तीसरे स्थान पर आएगा। तो पहले होना चाहिए आपका क्या, ये वाला 7/8, फिर 5/6, फिर 1/2। इसमें रखा है पहले 7/8, तो 7/8 रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया है। इस प्रकार से जब भी आरोही अवरोही बड़ा छोटा पूछे तो आप दशमलव में चेंज करने के बाद आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 95 क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी, क्या कह रहा है, एनसीईआरटी के गणित शिक्षक के
गुण की अपेक्षा की जाती है। एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। क्या अपेक्षा की है? उत्साह एवं उपलब्धजनक व्यवहार से, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविधता रूपों से, उपरोक्त सभी से। किससे की है दोस्तों? वो आपको बतानी है, आपको यहां पर बतानी है। एनसीईआरटी ने गणित के गुण की अपेक्षा की है। किससे की है? उत्साह एवं उपलब्ध व्यवहार से, सारांश की प्रस्तुति क्षमता से तथा अभिव्यक्ति की सुस्पष्ट विविधता से, सभी से की है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी आंसर आपका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है 96। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर के फीते की आवश्यकता होगी? यदि उस मैदान का विकर्णवत रास्ता हो। विकर्णवत रास्ता क्या है? 15√2 मीटर है। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है वर्गाकार है, एक वर्ग बनाया आपने। ठीक है, एक वर्ग बनाया, इसका ये हो गया विकर्ण। मैदान के चारों ओर हमें बाड़ लगाना है, तो ये कह रहा है इसका जो विकर्ण दिया है वो कितना है? ये है। मगर हमारा विकर्ण वर्ग का होता कितना है दोस्तों? वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2 बराबर दिया 15√2। √2 से √2 खत्म, a का मान कितना आ गया? 15। अब बाड़ लगाना है तो क्या पर लगाना होगा? बाड़ लगाना है दोस्तों, ये भुजा पर लगता है। किस पर लगता है? भुजा पर, यानी कि परिमाप पर। परिमाप क्या होता है? 4a। तो 4 × a का मान 15, 15 चौके कितने हो जाते हैं? 60। ठीक है, 15 चौके 60। तो ये जो है 15 चौके 60 हो जाते हैं। तो 60 मीटर का जो फीता है वो लगेगा। ठीक है, तो 60 मीटर किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 97 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3 सही 3/4 किलोग्राम होगा? कितनी सीटों का? तो 18 सीटों का भार कितना है? तो सीटों की संख्या से लेंगे हम, कितने ग्राम का कितना होगा ये आपको दिखाना है। यहां से देखिए दोस्तों, किलोग्राम में दे रहा है, पहले तो इसे चेंज करो। ये कितना लेगा? 4 12 और 3 15, 15/4 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर 15/4 में मैं 1000 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा किसमें? ग्राम में। तो गुणा करने के बाद जो आपका यहाँ से ये किस में आ गया दोस्तों? ग्राम में। अब इसे काटो मत। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है 18 सीटों का भार कितना है? 50 ग्राम है। ठीक है, तो इतने ग्राम में कितनी सीटें बनेंगी वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, 50 ग्राम बराबर है 18 सीट। 1 ग्राम बराबर हो जाएंगी 18/50। कितने ग्राम हमें निकालना? इतना ग्राम निकालना है। तो यहां पर आप दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15/4 × 1000। इतने को हल कर लो। अब देखो दोस्तों, 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, और 5 से ये कैंसिल होगा, कितने? 20 पंजा 100। ठीक है, 4 से ये कैंसिल होगा 5 बार। अब इतने का 18 का गुणा 15 में, 15 5 का 18 × 90, 15 निम्मा 135। तो कितना हो गया आपका? 135, यानी कि ये आपका यहां से आंसर आ गया 1350 सीटें। 1350 किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया है। देखा आपने कितने कम समय में दोस्तों हमने अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाया है। आप भी जुड़े रहिए। क्लास पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 98 है, आकृति में x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। x + y + z का मान आपको क्या करना है दोस्तों? बताना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपका आए तो आपको करना क्या होगा वो समझना है। ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर कोई लाइन है, यहां पर ये एक सीधी लाइन है, तो इस सीधी लाइन पर एक कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। तो ये जो कोण है, ये वाला पूरा कोण, ये कितना होगा? 180 का होगा। तो 180 का है, उसमें से ये बाहर वाला बाह्य कोण है, ये भी बाहर कोण है, ये भी बाहर बाह्य कोण है। तो आपको यहां से ये अंदर वाला कितना होगा? ये हो जाएगा 180 में से z घटा देंगे तो अंदर वाला निकल आएगा। ऐसे यहां से घटाएंगे तो 180 - x निकालेंगे तो ये वाला निकल के आएगा। ऐसे यहां से निकालेंगे ये वाला कोण तो हो जाएगा 180 - y। ठीक है, तो अंदर वाले कोण हमने निकाल लिए। ठीक है, अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो आप यहां से रख दीजिए 180 - x + 180 - y + 180 - z बराबर कितना? 180।
ठीक है, यहां तक आपने हल कर लिया। अंतर कोणों का 180 होता है। अब यहां से आपको हल करना है तो कितना आ जाएगा वो आपको देखना होगा। तो 180 180 180 जोड़ के इधर लेके आओ तो ये हो जाएंगे 18 तिया 18 36 18 तिया 54 540 माइनस ये वाले 180 इधर आ जाएंगे। ये अब x प्लस की माइनस की y माइनस की z माइनस तीनों इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। इसका हमें मान निकालना है। अब 540 में से 180 घटाएंगे आप तो आ जाएगा 360 जो कि आपका मान हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का। यहां से आपका ये आंसर आ गया है। कितना आया आपका 360 क्वेश्चन में रखा है तो ऑप्शन नंबर सेकंड में रखा हुआ है। देखा आपने दोस्तों, अच्छे से आपने क्वेश्चन को बनाया है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 99 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक व्रत की रचना करना किस उद्देश्य में शामिल है। एक व्रत की रचना करना किस उद्देश्य, कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसमें रचना करना क्या है शामिल है। तो कौन सा उद्देश्य है वो आपको बताना है। ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है या कौशल है। तो ये जो व्रत की रचना का उद्देश्य होता है वो किस में आता है, कौशल में आता है। किस में आता है दोस्तों, कौशल में आता है, कौशल उद्देश्य में आता है। आपने पढ़ा होगा सीडीपी में ये, ठीक है। तो ये कौशल में आता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है 100 में 3 लड़कों पी टी और आर का औसत वजन इतने किलोग्राम है, जबकि 3 लड़कों टी एफ जी का औसत वजन इतने किलोग्राम है। तो सभी पी टी आर एफ और जी का औसत वजन यानी पूरे का वजन पूछ रहा है, औसत वजन कितना होगा वो आपको यहाँ से निकालना है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप अच्छे से करेंगे तो आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। अब कैसे करेंगे वो आपको यहाँ से ध्यान से समझना है कि क्या ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या दिए हैं यहाँ से देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं ये इतना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है टी आर, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है उसमें देखो पी टी आर दोनों है। अब जो दे रहा है उसमें टी एफ जी है, तो टी है, एफ है और जी है। टी 2 बार हो गया तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, मैं अगर यहां से बनाऊं, ध्यान से समझना दोस्तों, पी प्लस टी प्लस आर मैं अगर योग निकालूं तो ये कैसे निकल के आएगा, कितना दिया है 54 सही 1/3 इंटू करूंगा मैं 3, ठीक है। अब ऐसे ही दिया है, क्या दिया है टी प्लस एफ प्लस जी, ठीक है, और ये दिया है 53, यहां से गुणा करूंगा 3 का। अब आपको यहां पर एक कंफ्यूजन है कि जो यहां पर भी टी है दोस्तों, यहां पर भी टी है, मगर इन दोनों में ऐसा कोई संबंध क्वेश्चन में नहीं दिया गया है जिससे मैं टी का मान को फाइंड कर लूं, निकाल लूं और मेरा जो आंसर आ जाए वो सही से निकल आए। तो इस क्वेश्चन को की जानकारी कैसी अधूरी है, इसलिए आपका जो आंसर है वो जानकारी अधूरी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर इसका नहीं निकाला जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 101, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को घनाकार डिब्बे में इस तरह रखा जाता है कि वह डिब्बे को चारों ओर से छुए। डिब्बे में खाली जगह का आयतन क्या होगा। देखिए दोस्तों, डिब्बे में रखा जा रहा है, क्या रखा जाए, 3 सेमी त्रिज्या का एक गोला है, ये गोला रखा गया एक डिब्बे में रखा गया है। डिब्बा मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, मैं एक ही फलक बना रहा हूं, ऐसे छू रहा है वो। तो ये जो खाली स्थान है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये खाली स्थान का जगह का आयतन निकालना है आपको, ठीक है, खाली जगह का निकालना है। तो आपको क्या करना है, घन का आयतन निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये छू रहा है, त्रिज्या कितनी है उसकी 3 सेमी है, अगर ये यहां से ये जो त्रिज्या है ये वाली, तो ये 3 होगी, इधर भी तो 3 होगी, तो जो भुजा होगी उसकी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों 6। तो ये घन की भुजा आ गई 6 और त्रिज्या है आपके पास, क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए दोस्तों, यहां से घन का आयतन, इसका घन का आयतन में से आप गोले का आयतन घटा देंगे, गोले का आयतन घटा देंगे तो आपका खाली स्थान वाला आ जाएगा। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो यहां से करेंगे 6 का क्यू 216, ठीक है, माइनस 4/3 इंटू 22/7, केस में आ रहा है, पाई में आ रहा है दोस्तों, पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आंसर आपका पाई में है तो पाई का मान नहीं रखना है, तो यहाँ रखेंगे पाई और आर का मान कितना दोस्तों 3 है, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ से हल कर लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, यहाँ से आपको आ जाएगा 200, ये हो जाएगा 36 पाई और आगे हो जाएगा
16। कॉमन लेंगे आप तो कितना कॉमन आएगा, 36 कॉमन आ जाएगा, तो आपका बचेगा 6 माइनस पाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा खाली स्थान का। ठीक है, तो किसमें रखा है, ये रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, सेमी क्यू में आएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है आपको, कह रहा है 102वां क्वेश्चन, एक 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, संख्या के दोनों अंकों का योग 16 है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों, मूल संख्या निकालनी है। जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको दोस्तों संख्या के बीच में कितने का अंतर दे रहा है वो लिख करके उसमें 9 का भाग लगाना है, 9 दूनी 18। अब जो ये जो अंकों का योग दिया है उसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं दोस्तों, फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर कैसे करने हैं वो आपको यहां से समझना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फैक्टर कैसे करने हैं, यहां से आप अगर चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं ऑप्शन से बनाने के लिए कि अगर मैं कितना आ रहा है, कह रहा है मूल संख्या से 18 कम है, मूल संख्या से 18 कम है। ठीक है, अब जो बदल के आती है वो तो बदल के आएगी, वो छोटी होगी तो ये बड़ा है, इसका मैं उल्टा कर दूं ये आएगा। अब मैं इनका अंतर करूं, इसमें से 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ठीक है 7 आ गया, 17 में से 9 जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 8। ठीक है, और यहां से बचा 1 तो 8 बचा 1, 18 आ रहा है अंतर। अगर मैं इनका करूं तो ये हो जाएगा 97, इनका भी अंतर 18 आएगा। पर वो क्या कह रहा है, परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो मूल संख्या बड़ी है तो यहाँ पर तो ये वाली मूल संख्या छोटी वाली हो गई, तो ये तो छोटी हो गई, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। यहां से अब कह रहा है अंकों का योग 16 है, तो 9 7 16, 8 और ये 16 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं, तो आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां से भी बताऊं आपको, देखिए आपने क्या किया कि जो अंतर दे उसमें 9 का लगा दिया भाग। अब आपको क्या करना है, जो योग दिया है उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने हैं तो ये कैसे, 1 और 15 2, ठीक है, तो 1 और 15 16 हो जाएंगे, योग हो रहा है 2 और 14 3 13 4 4 और 12 5 11 6 और कितने दोस्तों, कितने 6 10 7 9 इधर आ गया। अब जो ये आया है 2, तो इनमें से किसमें अंतर है, इसमें अंतर कितने का दोस्तों, इसमें 14 का, इसमें कितने का 12 का, इसमें कितने का 10 का, इसमें कितने का 8 का, इसमें कितने का 6 का, इसमें कितने का दोस्तों 4 का, इसमें कितने का 2 का, तो 2 का अंतर इनमें आ रहा है। जो आपका आंसर होना चाहिए 79 होना चाहिए, मगर उसने कहा है कि जो प्राप्त संख्या वो छोटी है, तो इसका उल्टा कर देंगे, ये आपका 97 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने दोनों तरीकों से सीख लिया है कि किस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, 103वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। ये उक्त कथन किसका है, ये किसने बात कही है कि प्रोजेक्ट जो यथार्थ है जीवन का एक जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, विद्यालय में ही प्रदान किया जाता और कहीं नहीं किया जा सकता। ये आपको किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों आप किसने कहा है, ये आपका किसने दिया है, तो ये दिया है बेलार्ड ने। किसने दिया दोस्तों, बेलार्ड ने। देखा आपने कैसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि आपको ये किताब में भी नहीं मिला होगा क्वेश्चन, आप अच्छे से इसको याद करेंगे, लिख लेंगे अपने नोटबुक में और एग्जाम से पहले देख करके जरूर जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, ये बेलार्ड नामक जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हो जाए तो वर्ग की भुजा में कितने % की वृद्धि होगी, वर्ग की भुजा में कितने % की वृद्धि होगी वो आपको बताना है। वर्ग के क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हो जाए तब। ठीक है, तो क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हो रही है, मान लीजिए भुजा हो गई आपकी x, आपने क्या मान लिया, भुजा मान ली x, तो जो क्षेत्रफल आएगा दोस्तों, क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब वृद्धि हो गई है उसमें, तो कितनी वृद्धि हुई है, ये कह रहा है पहले क्षेत्रफल
इतना था, अब इसमें वृद्धि हो गई है कितने 96% की, 96% की। तो ये हल होके कितना आ जाएगा 1.96x², ये जोड़ करके आ गया, इतनी वृद्धि हो गई। अब कह रहा है नए वर्ग की भुजा निकालनी, ये तो नया क्षेत्रफल आ गया। अब नया क्षेत्रफल आ गया है तो नई भुजा चाहिए, तो भुजा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका वर्गमूल लेना होगा। 1.96x² का वर्गमूल लेंगे आप तो हो जाएगा 1.3 इंटू एक्स। तो कितने की वृद्धि हुई है ये आपने देखा 3 नहीं 4, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि जो भुजा में वृद्धि हुई है वो पहले भुजा थी x, अब हो गई है 1.14 है, 14 का हो गया, ठीक है। तो ये यहां से आपको क्या करना है, वृद्धि निकालनी है। तो x में से 1.4x में से x को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 0.4 की वृद्धि हुई है, इतने की x पर इंटू परसेंटेज के लिए 100, x से x खत्म, दशमलव से ये 0 खत्म, तो आपका आ गया कितना दोस्तों 40% भुजा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। 40% किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी 3 में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 105। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से आप धीमे धीमे सभी क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। आप अच्छे से बनाइए, यहाँ पर सीखिए और एग्जाम में जल्दी बनाइए, जिससे आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में आपका जो है आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 105वां। ये लग रहा होगा आपको बहुत बड़ा है, कुछ नहीं है इसमें। क्या है, P/Q की पावर m, Q/R की पावर m, R/P की पावर m। अब ये घातांक करड़ी का एक नियम होता है कि जो भी अगर पावर समान है, आधार अलग अलग है, तो आधार का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, पावर एक बार लग जाती है। तो मैं वही कर रहा हूं, P/Q गुणा Q/R गुणा R/P, सबकी पावर कितनी हो गई m। ठीक है, तो Q से Q खत्म, R से R खत्म, P से P खत्म, क्या बचा 1 की पावर m। अब 1 की पावर कितनी भी हो, आंसर कितना होता है 1 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन कह रहा है 5 मेज और 6 कुर्सियों की कीमत 2884 रुपए है, 15 मेजों और 9 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी। 15 मेजों और 9 कुर्सियों की कीमत आपको क्या करनी है दोस्तों, फाइंड करनी है, बतानी है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, आप या तो क्या कीजिए, मान लीजिए जैसे मैं यहां से मानूं कि एक जो क्या है मेज है उसकी कीमत x है, तो 5 की 5x हो जाएगी। ठीक है, एक जो है कुर्सी की कीमत y है, तो 6 की 6y हो जाएगी। अब जोड़ के कितना है 2884, कितना है 2884। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितने का, यहां पर मैं पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दूं, कितने का 3 से, तो यहाँ पूरे में होगा 5 तिया 15x, 6 तिया 18y बराबर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26 की 6 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 8652 रुपए। 8652 किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर किसमें 4 में रखा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। देखा आपने कितना बेहतरीन तरीके से हमने एक लाइन में क्वेश्चन को बनाया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है आपसे 107वां, ये भाग दिया गया है कि 5/4 का 32/15 गुना क्या होगा। ठीक है, 32/15 गुना क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, इसके भाग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से रंगा हुआ भाग कितना है, 3 भाग है, टोटल का 4 में से 3 तो 3 भाग रंगा हुआ है, कितने भाग का, 4 का, इनटू कितना दिया है आपको, अब पूछ रहा है आपसे और क्या दे रहा है, देखिए 5/4। ठीक है, 5/4 हो गया। ठीक है, इनटू इसका कितना 32/15। ठीक है, 32/15, तो यहां से आप हल करेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, 5 या 15 ये कट गए, 4 चौका 16 दूनी 32, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 2 आ गया। 2 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में रखा है, इसलिए आपका 2 आंसर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए ग्राफ को पढ़िए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ दे रहा है, अंक प्राप्ति में 100 है,
ये अंक दिए गए हैं, अंग्रेजी विषय दिए गए, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, इतिहास, विज्ञान दिए गए हैं। अब क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है आपसे, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्या होंगे। विद्यार्थी द्वारा औसत अंक निकालने हैं। क्या निकालने हैं दोस्तों, आपको औसत निकालना है इसका। अब देखिए दोस्तों, औसत आप कैसे निकालेंगे, औसत में क्या करते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उनका भाग लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में कितने हैं, अंग्रेजी में यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंग्रेजी ये है, तो अंग्रेजी में कितने हैं दोस्तों, ये है 55। कितने हैं, 55, प्लस लगाया आपने। अब देखा आपने कि गणित में कितने हैं, 90, 90 लिखा आपने, ठीक है। हिंदी में कितने हैं, तो हिंदी में आपने देखा तो कितने दिख रहे हैं आपको, 40, 40 लिखा आपने। हिंदी के बाद नंबर आया किसका, आपका इतिहास में कितने हैं, तो 80 है, ठीक है। उसके बाद नंबर आया विज्ञान का, तो विज्ञान में दोस्तों कितने हैं, तो विज्ञान में ये जा रहे हैं 20, तो कितने हैं, 20। आपने सबको लिखा। अब कितनी संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5, तो बट्टे में 5, इनको ऊपर वालों को क्या कर दो दोस्तों, ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद ये आ जाएंगे आपके 285। 285 में आप 5 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 बचे 2, 5 7 35, कितना औसत हो गया दोस्तों, 57 हो गया, जो कि किस में रखा है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है। 57 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 109 कह रहा है यदि 3 संख्याओं का लासा इतना है तो उनका मासा होगा। मासा कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 3 संख्याओं का लासा दे रहा है और मासा आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा जो भी लासा होता है, लासा में मासा का हमेशा भाग चला जाता है। तो जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से किस संख्या का इसमें भाग जा रहा होगा, वही इसका क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 21 का भाग लगा के देखिए 12 का, तो 12 का ये 9 में चला जाएगा, 5 और 7 12, ये 12 का भी चला जाएगा। ये क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का लासा इतना है, मासा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे इन सभी में भाग जो जा रहा है वो किसका जा रहा है, वो आपको बताना है। जो भाग जा रहा है वो किसका जा रहा है, वो बताना है आपको। तो भाग इसमें जा रहा है सदैव हमेशा, ये संख्या जो विभाजित होगी दोस्तों वो किससे होगी, 11 से होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, क्योंकि आपने देखा ये एक स्थान छोड़ने के बाद देखते हैं 9 और ये 7 हो गए 16, 16 में से आप ये 0 और 5 को जोड़ा, 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 11, और 11 में भाग जा रहा है 11 का, इसलिए इस संख्या का जो मासा है दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए अच्छे समझेंगे और करते चलेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 110वां, एक तांबे के तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर वह 121 सेमी क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एक तांबे का तार है दोस्तों, वर्ग के आकार में मोड़ने पर वह 121 सेमी क्षेत्रफल घेरता है, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों कितना हो जाता है, 121 हो जाता है वर्ग का। तो भुजा निकालेंगे तो भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों, भुजा हो जाएगी 11। 121 है, 121 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। भुजा निकाल लिया आपने। अब कह रहा है इस भुजा वाले को अब वर्ग के रूप में मोड़ना है, तो वर्ग के रूप में किसको मोड़ेंगे दोस्तों, परिमाप को। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप, तो परिमाप हो जाता है 4a होता है, तो 11 चौके 44 हो जाएगा परिमाप। इस परिमाप को मोड़ना है तो परिमाप ही उसकी परिधि हो जाती है। तो यहाँ से परिधि कितनी होती है दोस्तों, 2 पाई r, तो यहाँ से हो जाएगी 44। r की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये हो जाएगा r बराबर 44 इंटू कितना, 7 बट्टे 22 इंटू 2। ये इधर लेके आया 22 से 44 कट गया, तो r की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7। अब पूछ क्या रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको पता है पाई r स्क्वायर होता है, 22 बट्टे 7 इंटू r इंटू r, सही है। r स्क्वायर हो गया, 7 से 7 खत्म, 22 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, कितना हो जाता है, 154। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया है, 154 सेंटीमीटर वर्ग सेमी, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखा आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लिया है, हमने समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब अगला क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि अमूर्तता एक शब्द है, ये विशिष्टीकरण है, एक व्यापीकरण है। ये शब्द किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो आपको यहां से बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, हिंदी विषय,
सामाजिक विषय, विज्ञान विषय, गणित विषय। तो आपका आंसर होगा गणित विषय की समझ को बढ़ाने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 112वां, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण करा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या करा रहा है? एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवा रहा है, कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण करा रहा है, वो आपको क्या करना है दोस्तों, बता देना है किसका ये क्या अध्ययन करवा रहा है। तो ऑप्शन है मापन संबंधी, अधिगम संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, संख्या संबंधी। तो त्रिभुजों की रचना करवा रहा है वो, तो माप करवाएगा उसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा मापन संबंधी जो क्या है शिक्षण करवा रहा है वो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 113वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया प्रश्न है, नहीं है। क्या दोस्तों, नहीं वाले को बहुत अच्छे से पकड़ना है दोस्तों, सीटेट में नहीं वाले अधिकतम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है, गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो यहां से आपको बताना है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन दिया है कंठस्थ करना, कल्पना साकार करना, मापना, अनुमान लगाना। तो आप देखिए गणित में कंठस्थ यानी कि याद करने पर कोई मतलब नहीं है, ये क्या है नेगेटिव वर्ड है, नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। प्रक्रिया नहीं है तो कंठस्थ करना नहीं है, मापन है, अनुमान लगाना है, कल्पना करना है, ये तो है मगर ये वाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 आपका क्या राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, निम्न में से गणित की प्रकृति होती कौन सी है, गणित की प्रकृति कैसी है, अलंकारिक है, कठिन है, तार्किक है, या इनमें से कोई नहीं है, कौन सी है वो आपको बताना है। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, हमेशा आपको पता होगा गणित की जो प्रकृति है वो हमेशा कैसी होती, तार्किक होती है। कैसी होती है, तार्किक। गणित पढ़ने से बच्चा तर्क करना सीखता है तो तार्किक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन का जो क्या है, प्रबंधन का केंद्र होता है वो क्या होता है, वो आपको बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आंकड़ों का केवल संगठन। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखा आपने केवल शब्द आ गया, तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। केवल शब्द नेगेटिव होता है तो नेगेटिव यहाँ पर नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो ऊपर दिए गए हैं, आप अच्छे से देखेंगे क्या कह रहा है। दूसरा ऑप्शन आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीकी, आंकड़ों को संग्रह करने की प्रस्तुति, आंकड़ों को केवल, ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों तकनीकी, तकनीकी मशीन थोड़ा ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति करना इसका संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है 116वां क्वेश्चन कह रहा है गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है, विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। तो गणित को क्या कहा जाता है दोस्तों, वो आपको बताना है। यहां से क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों मस्तिष्क का व्यायाम। गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। ये शरीर का व्यायाम होता है, उसी प्रकार से गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 117वां क्वेश्चन कह रहा है योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी, जो गणित शिक्षण की योजना विधि है उसकी ये परिभाषा है, और ये परिभाषा किसने दी है वो आपको बतानी है। क्या वो किलपैट्रिक ने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है, क्रो ने दी है, या स्किनर ने दी है। तो ये जो परिभाषा है दोस्तों किसने दी है, किलपैट्रिक ने दी है। किसने दी है, किलपैट्रिक ने दी है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, सांस्कृतिक उद्देश्य कहा जाता है, शैक्षिक उद्देश्य कहा जाता है, सामाजिक उद्देश्य कहा जाता है, ये सभी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका राइट आंसर है वो है शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त कर लेता है शिक्षक। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 119वां कह रहा है यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है कैसा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, मुदालियर आयोग का है, शिक्षा नीति 1986 का है, या राधाकृष्णन का है। किसका है वो आपको बताना है।
ठीक है, तो यहां से किसका है ये बताना है। तो ये है दोस्तों शिक्षा नीति 1986 का। शिक्षा नीति 1986 में ये कहा गया था कि बच्चे के मन के आधार पर हम गणित के स्तर को ऐसा बनाएंगे जो बच्चा अच्छे से समझ पाए, पढ़ पाए और उसको ये बोझ ना लगे, कठिन ना लगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, गणित का लास्टवा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कह रहा है गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्न में से निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई है, कौन सी विशेषता पाई जाती है वो आपको बताना है। गणित विषय में अपरोक्तता, गणित एक रसहीन विषय है, गणित की भाषा सांकेतिक है, गणित एक मूर्त विषय है। तो आपका जो दोस्तों राइट आंसर है वो कौन सा होगा आपको बताना होगा। यहां से रस कौन सा होगा, तो यहां से कह रहा है गणित की प्रकृति एवं संरचना में विशेषता पाई जाती है रसहीन की। तो गणित एक रसहीन विषय है, इसकी विशेषता पाई जाती है। इसमें कोई रस नहीं है, मजा नहीं आएगा। ठीक है, बस पढ़ना है आपको, दिमाग की कसरत करनी है, मस्तिष्क का व्यायाम कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है। अब आपका टॉपिक आ गया है दोस्तों कौन सा, विज्ञान। अब विज्ञान के क्वेश्चनों को करेंगे हम। विज्ञान में क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन आपसे। पहला क्वेश्चन है आपका 121वां क्वेश्चन, कह रहा है एक समान गति से गतिमान पिंड T1 समय में x1 बिंदु पर तथा T2 समय में x2 बिंदु पर जाता है, इस गति के लिए कौन सा कथन असत्य है। क्या निकालना है दोस्तों, नहीं वाले और असत्य वालों को मार्क करके आपको अच्छे से समझ करके करना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाती है, ये गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको इनको अच्छे से आपको बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बताना होगा कि कौन सा आपका राइट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, तो गलत कथन बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों T1 और T2 पर वेग एक समान रहता है। क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है T1 और T2 पर वेग का मान एक समान रहेगा। भाई वेग की तो बात यहाँ पर नहीं की है, तो वेग तो बदलेगा नहीं, तो ये वाला क्या है दोस्तों, राइट है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है x2 माइनस x1 का मान अधिक होने पर वेग का मान समान होगा जैसा कि कम मान के लिए होता है। यानी x1 में से x2 जाएगा और उसका मान अधिक होगा तो ये प्रोपोर्शनल टू होता है, यह हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये भी क्या है दोस्तों, राइट है। अगला कह रहा है T1 और T2 समय अंतराल में तय की गई वास्तविक दूरी विस्थापन के परिणाम के बराबर होती है। ये भी आपका क्या सही है। तो जो बचा है भाई आपका क्या है, T2 माइनस T1 का मान अधिक होने पर वेग का मान कम हो जाएगा, क्योंकि T2 माइनस T1 से भाग देने पर प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, ये अंतर करने से, भाग देने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो ये गलत वाला ही आपका क्या दोस्तों, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र ने कुछ बीजों को फ्लास्क में रखकर उसमें पानी भर दिया, कुछ समय पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे, क्यों तैरने लगे वो बताना है आपको। वे बीज अंदर से खोखले थे, वे बीज हल्के थे, वे क्षतिग्रस्त थे, उपरोक्त सभी। तो आपका यहां से कौन सा आंसर सही है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है, क्योंकि बीज अंदर से खोखले हो तो भी तैरने लगते हैं, बीज हल्के हो तो भी तैरते हैं, और जो क्षतिग्रस्त हो वो भी तैरने लगते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं 123वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है दोस्तों, पानी से भरे हुए एक टीन के डिब्बे की दीवार पर 2 छेद कर देने पर नीचे वाले छेद से पानी अपेक्षाकृत ऊपर वाले छेद से दूर गिरता है, क्यों गिरता है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्यों गिरता है वो आपको क्या करना है, बताना है। पहला ऑप्शन है नीचे वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए, ऊपर वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए, ऊपर वाले छेद के पास दाब अधिक होता है इसलिए, नीचे वाले छेद के पास दाब अधिक होता है इसलिए। क्यों होता है ऐसा वो आपको क्या करना है, बताना है। तो ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, नीचे वाले छेद के पास दाब अधिक होता है इसलिए उसकी धारा दूर गिरती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 124वां क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, देखिए 124वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है आपसे विद्युतीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। किसमें दोस्तों, विद्युतीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। दोनों प्रकार के आवेशों का परिणाम क्या होता है, कैसा होता है, एक समान होता है, समान नहीं होता है, चालक पदार्थ पर निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है दोस्तों
एक चालक जो विद्युतीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं उनका परिणाम कैसा होता है, समान होता है, एक समान रहता है हमेशा। तो ये आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन कह रहा है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आवश्यक होता है, इनके अतिरिक्त और क्या आवश्यक होता है दोस्तों, वो आपको क्या करना है, बताना होगा। क्या आवश्यक होता है? क्या खनिज लवण होते हैं, आहारी रेशे और जल भी होता है, जल की सीमित मात्रा होती है, अंकुरित अनाज भी होता है, क्या होता है? तो आप देख पा रहे हैं ये सभी इसमें आ जाते हैं, परंतु जो आहारी रेशे और जल भी है ये आपका इसमें नहीं आता है, तो ये आपका और आवश्यक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 126वां कह रहा है विद्युत दर्शी का उपयोग है। विद्युत दर्शी का उपयोग किसमें किया जाता है, किसका किसमें उपयोग है वो आपको बताना है। विद्युत दर्शी का तो ऑप्शन है किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है विद्युत दर्शी का, या आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए, चालक या अचालक पदार्थ की पहचान करने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो जो विद्युत दर्शी है दोस्तों, इसका उपयोग हमें आवेश की प्रकृति पता करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या राइट आंसर हो गया है। आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए विद्युत दर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 127, किसी बीकर में भरी हुई हाइड्रोजन गैस पर दाब लगाने पर, किसी बीकर में भरी हुई हाइड्रोजन गैस पर दाब लगाने पर क्या होता है वो आपको यहां से बताना है। गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है, गैस की अवस्था बदल जाती है, गैस द्रवित होने लगती है, उपरोक्त सभी। तो आपका जो आंसर है किसी बीकर में भरी हुई हाइड्रोजन गैस पर दाब डालेंगे तो आपके गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी, गैस की अवस्था बदल जाती है, द्रवित होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 4 के उपरोक्त सभी क्या है राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक प्रयोगशाला में एक प्लास्टिक के एक टुकड़े को गर्म करता है तथा उसे खींचकर रेशा बनाकर दिखाता है तथा विद्यार्थियों से प्रश्न करता है कि प्लास्टिक का यह गुण किसके कारण संभव है। ये आपको बताना है, ये किसके कारण है, वो गुण कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन है तन्यता है, संपीडितता है, सुचालकता है, सुगठिता है। तो आपको इसमें से बताना है कि आपका कौन सा इसका गुण है प्लास्टिक का। जब भी प्लास्टिक हो, लोहा कोई भी हो, जब तन के तार बनता है तो उसमें गुण होता है, वो होता है कौन सा, तन्यता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 129 पर। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 128 हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 129। क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है, 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 10 ग्राम में कितने अणु हैं वो आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है कितने अणु हैं उसमें। तो इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा, फॉर्मूला करना होगा। तो वो फॉर्मूला याद करें कि आपको क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या निकालना है दोस्तों, गैस के परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा यहां से। देखिए दोस्तों क्या निकालना है, संख्या निकालनी है, परमाणुओं को निकालना है। ठीक है, तो परमाणुओं को आप निकालेंगे स्मॉल m बटे कैपिटल M इंटू N0। ठीक है, अब मान रख लीजिए स्मॉल m का मान कितना, 10 ग्राम है। ठीक है, कैपिटल जो m है दोस्तों वो N0 है, इसका मान कितना दे रहा है, 6। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम है यहां से N0 का मान कितना होता है ये याद कर लेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है, इसे आप याद कर लेंगे। ये मान है, इसका मान यही रहता है, ये बदलता नहीं। अब m का मान यहाँ से रखना है आपको कि कितना होगा m का मान 10 ग्राम के लिए। पहले मोलर द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ जो कैल्शियम होता है इसका मोलर द्रव्यमान होता है, कितना होता है दोस्तों, मोलर द्रव्यमान, वो यहां से आपको देखना होगा कि ये कितना हो जाता है, ये होता है 440.078। यहां से मान रखेंगे आप कितना, 440.078। इसे हल करेंगे तो हल करने के बाद आएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस में रखा है,
तो ये दोस्तों आपका रखा हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अच्छे सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया है दोस्तों तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, याद करने के बाद आप इसको एग्जाम में बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है, यदि पानी के तापमान को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? तो पहले देखिए दोस्तों, 4 डिग्री जल का जो द्रव्यमान होता है, आयतन होता है 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है। तो जब हम 0 से 4 की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, क्या होगा? पहले घटेगा, क्या होगा? घटेगा। अधिकतम क्या होता है? 4 डिग्री, और 4 डिग्री से फिर क्या होगा? तब बढ़ते हुए आगे जाएगा। तो पहले क्या होगा? उसका आयतन घटेगा, पुनः क्या होगा? बढ़ेगा। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में यानी कि सेकंड में रखा है, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ये आपका क्या है? राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 131। क्वेश्चन कह रहा है, आपके गमले में लगा हुआ गुलाब का लाल फूल सूर्य के श्वेत प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, लाल रंग की विकिरणों का अपवर्तन करता है, हरा दिखाई देगा, लाल रंग की विकिरणों का परावर्तन करता है। ये आपको बताना है। यहाँ से आपका क्या है राइट आंसर, वो आपको यहाँ से बताना होगा। क्या राइट आंसर होगा यार इसका? क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका दोस्तों? 131वां क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या होगा? ये देखिए, गुलाब का पौधा है, कैसे रंग का है? लाल फूल है, सूर्य के प्रकाश श्वेत प्रकाश में जो है लाल रंग की किरणों का परावर्तन करता है। क्या करता है? लाल रंग की किरणों का परावर्तन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से इसे याद कर लेंगे, क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु को अन्य धातुओं या अधातुओं से मिश्रित करके मिश्र धातु बनाते हैं, क्यों बनाते हैं वो बताना। धातु का मूल्य कम करने के लिए, धातु की उपयोगिता में बढ़ाने के लिए, धातु को अधिक आकर्षण बनाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 133। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग के शारीरिक लक्षण होते हैं। घेंगा रोग जो है दोस्तों किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। तो इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं वो आपको यहाँ से बताने होंगे। क्या लक्षण दिखाई देते हैं? शारीरिक रूप से कमजोर, बच्चों में मानसिक विकलांगता, गर्दन की ग्रंथि का फूलना, 2 और 4 दोनों। तो जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा होगा? ये वाला है, घेंगा रोग में गर्दन की ग्रंथि का फूलना हो जा, ये लक्षण आपको दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 134वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर्दी के मौसम में सामान्यतया छोटे छोटे बच्चों को जुकाम व खांसी हो जाती है। ये रोग फैलते हैं, किससे फैलते हैं? कवक के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो किसके द्वारा फैलते हैं? तो ये आपका है विषाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विषाणुओं के द्वारा सर्दी और जुकाम हो जाता है सर्दियों के समय पर छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 135वां क्वेश्चन कह रहा है, जल में घुली हुई निलंबन अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है। कौन सी प्रक्रिया से अलग किया जाता है? अनलोडिंग से, अलवणीकरण से, लोडिंग से या आसवन से? तो आप सभी को पता है आसवन विधि से आप सभी पानी में घुली हुई अशुद्धियों को क्या करते हैं? अलग करते हैं, निलंबन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 136, मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है वो बताना है। हिंज संधि होती है, धुराग्र संधि होती है, ग्लाइडिंग संधि होती है या सैडल संधि होती है। तो अंगूठा जो है, मनुष्य का अंगूठा दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र काम करता है क्योंकि उसमें सैडल नामक संधि होती है। क्या होती है? सैडल संधि होती है, इसलिए उंगलियों से स्वतंत्र होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 137वां क्वेश्चन कह रहा है, पेट्रोल में लगी आग को किस प्रकार बुझाते हैं? पेट्रोल में अगर आग लग जाती है पेट्रोल में तो उसको कैसे बुझाते हैं आप? तो वो आपको क्या करना है, बताना है किस प्रकार से पेट्रोल में लगी आग को बुझाते हैं। कंबल से ढककर, जल द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा या तेज हवा द्वारा? तो आपकी जो यहाँ पर आंसर होगा, कंबल डाल करके पेट्रोल की आग को नहीं बुझाया जा सकता, और पानी से भी नहीं बुझा सकते हैं, तेज हवा से नहीं बुझा सकते, इन सभी से बढ़ती है वो आग। तो आपको जो पेट्रोल की आग है वो बुझाते हैं हम किससे? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, CCl4 होता है, इससे बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
धूर्मीकरण कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, निरार्द्रीकरण कहलाती है या बाष्पन कहलाती है दोस्तों। तो क्या कहलाती है? ये बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बाष्पीकरण द्वारा बाष्प बनकर जल उड़ता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। तो यही प्रक्रिया आपको पत्तियों में होती है। अगला क्वेश्चन 138वां 139वां, कहा जाता है कि ताजमहल पीला एवं मलिन हो रहा है। ताजमहल क्या हो रहा है दोस्तों? पीला पड़ रहा है, और मलिन का मतलब गंदा हो रहा है। किसके कारण हो रहा है वो आपको बताना है। यमुना नदी में बाढ़ के कारण, उच्च तापक्रम के कारण, संगमरमर के विघटन के कारण, मथुरा के तेल शोधन कारखाने से निकलने वाले प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। SO2 जो है दोस्तों ये वायुमंडल में घुल रहा है। SO2 के कारण इसका रंग पीला होता है। तो इसीलिए मथुरा से जो रिफाइनरी, मथुरा में रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी है, उससे निकलने वाले प्रदूषण से वायुमंडल में SO2 बनता है। वो पीले रंग का है, वो उस संगमरमर पर चढ़ रहा है। इसीलिए जो ताजमहल है उसका वो गंदा हो रहा है, पीला हो रहा है और मलिन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है? एक अध्यापक कक्षा में छात्रों से प्रश्न करता है, क्या करता है? परमाणु संख्या क्या है? इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है, क्या उत्तर हो सकता है वो आपको क्या करना है दोस्तों? बताना है। यह है किसी नाभिक की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये यहां से पता करा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक आपको सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 140 हो गया, 141 क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है 141, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है दोस्तों? एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके दो ध्रुव हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षा वास्तविकता में दो ध्रुवीय प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें दो ही व्यक्ति होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। यह कथन निम्न में से किसका है? किसका कथन है? ये किसने कहा है वो आपको क्या करना है दोस्तों? बताना है। क्या फ्रॉबेल ने कहा है, हर्बर्ट ने कहा है, टैगोर ने कहा है, या एडम्स ने कहा है? तो ये शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी। ये एडम्स ने कहा है। किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों और कमजोरियों का व्यक्तिगत रूप से उपचार करना क्या कहलाता है? प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों और कमजोरियों का व्यक्तिगत रूप से उपचार करना क्या कहलाता है दोस्तों? वो आपको क्या करना है? बताना है। तो समूह शिक्षण कहलाता है, व्यक्तिगत शिक्षण कहलाता है, कक्षा शिक्षण कहलाता है, कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये आपका व्यक्तिगत शिक्षण कहलाता है। व्यक्तिगत शिक्षण कहलाता है कमजोरियों का दूर करना, अलग से पता लगाना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है आपसे, विज्ञान विषय के शिक्षण में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल हैं। यह कथन किसका है? विज्ञान भविष्य के शिक्षण में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित और बाल केंद्रित दोनों उपागम शामिल हैं। यह कथन किसका है, कैसा है वो बताना है। असत्य है, सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, कहा नहीं जा सकता। कौन सा राइट आंसर है आपको आपके हिसाब से दोस्तों वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये सत्य बात है। दो ही व्यक्ति होते हैं, अध्यापक केंद्रित भी होती है शिक्षा और बाल केंद्रित भी होती है। अभी प्रेजेंट में कौन सी चल रही? बाल केंद्रित चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सत्य बात है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है, सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक है कि सृजनात्मकता कार्यों में बालकों के खाली स्थान को बनाए रखा जाना चाहिए, वो आपको बताना है। ठीक है, तो उत्साह को बनाए रखना चाहिए, रुचि को बनाए रखना चाहिए, दोनों को, या सजगता को। तो यहां से दोस्तों आपका 140 का जो आंसर है वो क्या होगा? उत्साह और रुचि को बच्चों के लिए बनाए रखना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका? राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे संसार में अपनी समझ की रचना सक्रिय के रूप से व्यक्त करते हैं? ये किसने कहा है कि बच्चे जो है संसार में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो ये पियाजे ने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है, रॉस ने कहा है, या गेट्स ने कहा है? तो ये किसने कहा है वो आपको बताना है। तो ये कहा है दोस्तों पियाजे ने, जीन पियाजे ने ये बात कही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं। विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं, कैसे होते हैं? किसी व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर, एक से अधिक व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर, पूर्णतः पक्षपात रहित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? पूर्णतः
पक्षपात रहित, यानी पक्षपात आपको नहीं करना है, पक्षपात रहित होते हैं विज्ञान से वैज्ञानिक विचार। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 147वां क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण निर्भर करता है। सूक्ष्म जो शिक्षण है दोस्तों वो किस पर निर्भर करता है वो आपको बताना है। छात्रों की संख्या पर, सूक्ष्म पाठन की अवधि पर, सूक्ष्म शिक्षण की चक्र अवधि पर, ये सभी। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये जो है सूक्ष्म शिक्षण निर्भर करता है, छात्रों की संख्या पर भी करता है, सूक्ष्म पाठ की अवधि पर भी करता है और समय पर भी करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये सभी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं 148वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अन्वेषण विधि कार्य विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। अन्वेषण विधि कार्य विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है, यह कथन है किसका है? बेट्स का है, पायने का है, बेस्टावे का है, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका है दोस्तों? तो ये है बेस्टावे, और यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है बेस्टावे, इनका ये कथन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 149वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आप अपनी कक्षा के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? समझ का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? उन्हें वैचारिक रूप से संकीर्णता से दूर रखेंगे, उन्हें बृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उन्हें सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बच्चों के विषय की बात है तो ये सभी क्या है पॉइंट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है? राइट आंसर हो गया है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का 150वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अभिभावकों के दायित्व के लिए निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है दोस्तों, पहला कथन क्या कह रहा है? प्रत्येक अभिभावक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हों उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और माँ बाप को ये आदेश दिया गया था सरकार की ओर से कि उनको कुछ भी काम न कराया जाए, कल कारखानों में या मजदूरी नहीं कराई जाए, उन बच्चों को स्कूल में भेजा जाए। ठीक है, जिसके लिए मिड डे मील की भी आवश्यकता की गई थी। तो पहला जो कथन है दोस्तों आपका क्या है? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है अभिभावकों को 8 से 16 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। तो ये 8 से 16 वर्ष के बच्चों का कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। तो जो हमारा कथन पहला है वो क्या है? राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका केवल बन के आया राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे समय में आ गई होगी क्लास दोस्तों। हमने मैथ और साइंस के दोस्तों 30 क्वेश्चनों को हल किया है। आपने देखा कि इस प्रकार के एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।